हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकल स्टडी सर्कल में। हमने आज हमारा हिस्ट्री का टर्न है और हिस्ट्री में हम आज पढ़ाएंगे वर्धन वंश। वर्धन वंश में प्रॉपरली उसने हर्षवर्धन को पूछा है। पैट के अंतर्गत सिर्फ हर्षवर्धन को ही पूछा है, लेकिन पहले हम वर्धन वंश की थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे हर्षवर्धन पर। हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या महत्वपूर्ण हुआ है या उसके शासनकाल में कौन से युद्ध लड़े गए, जो भी जानकारी होगी हर्षवर्धन के समय में वो हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले वर्धन वंश। वर्धन वंश से क्वेश्चन बनता है कि वर्धन वंश की स्थापना किसने की। इसकी स्थापना पुष्यभूत ने की। वर्धन वंश की स्थापना किसने की, तो पुष्यभूत ने। हरियाणा में एक अंबाला डिस्ट्रिक्ट है आधुनिक समय में। हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान है एक। वर्धन वंश की स्थापना किसने की, तो पुष्यभूत ने। कहाँ की, तो हरियाणा के अंबाला जिले के एक थानेश्वर नामक स्थान है, वहाँ की थी वर्धन वंश की स्थापना। हर्षवर्धन, हमारा जो शासक है उसका क्या नाम है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन राज्यवर्धन के बाद, हर्षवर्धन क्वेश्चन आपसे उससे पहले भी पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन से पहले गद्दी पर कौन बैठा था, तो राज्यवर्धन। हर्षवर्धन के बाद 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में सन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन राज्यवर्धन के बाद सन 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। इसकी प्रमुख उपाधियां हैं शिलादित्य और परम भट्टारक, चैत्य मगध नरेश। दो उपाधियां हैं प्रमुख, कौन कौन सी, तो शिलादित्य और परम भट्टारक चैत्य मगध नरेश। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्धन वंश में शिलादित्य किस शासक को कहा जाता था, तो हर्षवर्धन को। और परम भट्टारक चैत्य मगध नरेश भी किसे कहा जाता था, तो हर्षवर्धन को। एक उपाधि कह लें, हर्षवर्धन को उत्तर भारत का स्वामी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। हर्षवर्धन को उत्तर भारत का स्वामी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन
पूछा जाए कि उत्तर भारत का स्वामी किसे कहते हैं, तो हर्षवर्धन को। इसकी प्रमुख नाटक कह लें हम, हर्षवर्धन ने जो नाटक लिखे थे, हर्षवर्धन के प्रमुख नाटक, नंबर 1 है रत्नावली, प्रियदर्शिका, नंबर 3 है नागानंदा। अक्सर कर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा किसके नाटक हैं? ये संस्कृत में नाटक लिखे गए हैं और किसने लिखे हैं? तो हर्षवर्धन ने लिखे हैं। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कन्नौज। हर्षवर्धन ने शशांक वहाँ का शासक था कन्नौज का। इस शशांक को पराजित करके, शशांक को पराजित करके कन्नौज को राजधानी बनाया था। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हर्षवर्धन ने किसको हराकर कन्नौज को राजधानी बनाया था? तो शशांक को हराकर कन्नौज को राजधानी बनाया था। शशांक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक ने बोधि वृक्ष को कटवाया था? गौतम बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या की थी, तो उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वह जो वृक्ष था उसे बोधि वृक्ष कहा गया। तो उस बोधि वृक्ष को ही शशांक ने कटवा दिया था। इसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। 2 युद्ध मिलते हैं इनके, मतलब अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। शशांक से युद्ध किया था, कन्नौज को राजधानी बनाया था। और जो शशांक था, शशांक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोधि वृक्ष किस शासक ने कटवाया था? तो शशांक ने। इन्होंने एक और कश्मीर के शासक को पराजित कर बुद्ध के दंत अवशेष प्राप्त किए थे। बुद्ध के जो दांत थे वो कश्मीर के शासक के पास थे। जब इन्हें जानकारी हुई कि बुद्ध के दंत जो है वो कश्मीर के शासक के पास हैं, तो इन्होंने उस शासक से, कश्मीर के शासक से युद्ध किया और उसे पराजित करके जो बुद्ध के दंत अवशेष थे उन्हें ले आए। बलपूर्वक ही, अगर इससे ये कह लें कि हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत किस प्रकार प्राप्त किए थे? तो बलपूर्वक या युद्ध करके किए थे। एक बार आप लोग इसे नोट करेंगे, और जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, आगे फिर चलते हैं। तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं हम।
हर्षवर्धन के समय में नालंदा जो था, हर्षवर्धन के समय नालंदा जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा थी, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा थी उसकी शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो नालंदा। इसके शासनकाल में ही, हर्षवर्धन के शासनकाल में ही प्रत्येक पाँचवें वर्ष प्रयाग में एक समारोह होता था। क्या होता था, तो एक समारोह होता था, यानी कि मेला टाइप कह लें, मेला टाइप लगा करता था मेला, जिसे महामोक्ष परिषद, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था महामोक्ष परिषद। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि हर्षवर्धन के समय में प्रयाग में जो प्रत्येक पाँचवें वर्ष मेला या समारोह का जो आयोजन हुआ करता था उसे उसके शासनकाल में क्या कहते थे, तो महामोक्ष परिषद। जो प्रत्येक पाँचवें वर्ष मेला का आयोजन प्रयाग में होता था उसे महामोक्ष परिषद कहते थे। इसके शासनकाल में, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में, मथुरा, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना होती है वही चीजें लेके चल रहे हैं। मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही बन सकता है कि हर्षवर्धन के समय में सूती वस्त्रों के निर्माण का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो मथुरा। इनके दरबारी कवि थे एक बाणभट्ट। दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट। अक्सर कर शासकों के दरबारी कवियों से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनके दरबारी कवि कौन थे, तो बाणभट्ट हुआ करते थे। बाणभट्ट। बाणभट्ट की दो प्रमुख रचनाएं हैं। जैसे हर्षवर्धन की अगर आपसे पूछ ली जाए, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा, ये हर्षवर्धन की रचनाएं थी। अगर बाणभट्ट की रचनाएं पूछी जाएं आपसे तो एक थी हर्षचरित और दूसरी थी कादंबरी। दूसरी रचना कौन थी, कादंबरी। इन्हीं किताबों में हर्षवर्धन को हिंदू साम्राज्य का अंतिम सम्राट कहा गया। इन्हीं किताबों में हर्षवर्धन को अंतिम
हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाए कि पहली बात तो ये है कि हर्षवर्धन वह कौन सा शासक था जिसे हिंदू धर्म का अंतिम सम्राट कहा गया, तो हर्षवर्धन। किसके अनुसार कहा गया, तो बाणभट्ट के अनुसार इसे हिंदू धर्म का अंतिम सम्राट कहा गया। इनका जो प्रशासन हुआ करता था, इनका साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। कई प्रांतों में विभाजित था। इन प्रांतों को भूक्त कहा जाता था। भूक्त। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाए कि हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो भूक्त कहा जाता था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम हुआ करती थी। ग्राम। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन हुआ करती थी, तो ग्राम। ग्राम का जो प्रमुख या अध्यक्ष आप कह सकते हैं, जैसे आधुनिक समय में यूपी के अंदर ग्राम प्रधान होता है और राजस्थान में सरपंच कहते हैं, जैसे वैसे ही इसी के शासनकाल में जो ग्राम का मुखिया होता था उसे ग्रामोच्च पटलिक कहा जाता था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हर्षवर्धन के समय में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई तो ग्राम, और ग्राम का जो मुखिया हुआ करता था वो ग्रामोच्च पटलिक हुआ करता था। ये जो कादम्बरी रचना है, बाणभट्ट की कादम्बरी रचना है, इसमें प्रांतों को, जो हर्षवर्धन का साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था जिसे भूक्ति कहते थे, अगर इसके अनुसार हम देखें तो इसमें लोकपाल कहा जाता था। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो भूक्ति। लेकिन अगर वह इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे कि बाणभट्ट की कादम्बरी के अनुसार हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था उसके प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो लोकपाल। इनके दरबार में हर्षवर्धन ने 641 और 643 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कितने दूत थे, तो 2 दूतों को इन्होंने चीन भेजा था। और इनके दरबार में कल हिस्ट्री की क्लास में मैंने आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया था, या चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। उनके दरबार में एक चीनी यात्री आया था, फायान, आपको अच्छे से याद होगा। इनके दरबार में एक चीनी यात्री आया था। क्या नाम था उस चीनी यात्री का, तो हेनसांग। चीनी यात्री, इनके दरबार में एक चीनी यात्री आया था जिसका क्या नाम था, हेनसांग। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार
यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा चीनी यात्री था जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, तो हेनसांग। या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो हेनसांग को। हेनसांग किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसकी एक पुस्तक है CQ की। इसकी एक पुस्तक है CQ की, जिसमें इसने हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन किया है, जो उस समय जितनी भी घटनाएं घटी गई इसके जब हर्षवर्धन के समय में ये भारत आया, तो उस समय जो भी घटनाएं घटी गई इसने अपनी जितने भी यात्री आया करते थे उस समय के शासनकाल में जो हुआ करता था, जहाँ ये घूमने जाते थे या किसी के दूत बनकर जाते थे, तो जैसे उनके दरबार की स्थिति या उनकी प्रजा की स्थिति हुआ करती थी, वह सब एक पुस्तक में नोट करते थे, यानी कॉपी में लिखते थे, जिन्हें इससे हेनसांग से एक क्वेश्चन बनता है कि हेनसांग जब भारत आया था तो उस समय नालंदा एक विश्वविद्यालय था। मैंने आपको बताया है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा, मैंने जब आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो उसमें बौद्ध धर्म दो भागों में, चौथी बौद्ध संगीत के बाद दो भागों में विभाजित हो गया था, एक हीनयान और एक महायान। महायान शाखा की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा, हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनसांग जब भारत आया था तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो कौन थे, तो शीलभद्र। हेनसांग जब भारत आया था तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो शीलभद्र। इनके हर्षवर्धन के शासनकाल से दो क्वेश्चन और आप लोग ध्यान रखना। पुलिसकर्मियों, क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, पुलिसकर्मियों को यहाँ लिख देते हैं, यहाँ बन नहीं पाएगा, यहाँ लिखते हैं पुलिसकर्मियों को चाट एवं भाट कहते थे। चाट और भाट, पुलिसकर्मियों को चाट एवं भाट कहते थे। एवं पुलिस के जो बड़े अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी जो हुआ करते थे, उन्हें दंडपाशिक और दांडिक, दंडपाशिक और दांडिक, पुलिसकर्मियों को चाट एवं भाट और पुलिस के जो बड़े अधिकारी हुआ करते थे उन्हें दंडपाशिक और दांडिक कहते थे। आज की क्लास में बस इतना ही, और आगे की क्लास में जो हिस्ट्री का टॉपिक होगा उसे कवर करेंगे। आज हमने वर्धन वंश में उसने प्रॉपरली पैट में सिर्फ हर्षवर्धन को ही पूछा है, और आज हमने हर्षवर्धन के बारे में जो भी प्रमुख फैक्ट थे वो हमने अच्छे से क्लियर किए हैं। तो आप लोगों को अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारी
प्लेटफॉर्म पर नए हैं आप, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक्स, धन्यवाद।